नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, पीटी एग्ज़ाम हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो प्रत्येक एग्ज़ाम में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। तो बिना देर के हुए आइए देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की 4 प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जो भी भारतीय राजा सहायक संधि को स्वीकार करते थे, उन्हें अपने खर्चे पर अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी होती थी तथा राजधानी में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजधानी में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। ब्रिटिश रेजिमेंट का मतलब था कि एक बड़ा स्तर का ब्रिटिश अधिकारी होता था, प्लस उसके अधीन मान लीजिए 200, 400, 600 या 1000 ब्रिटिश सैनिक होते थे। तो इसी को रेजिमेंट कहा गया और रहता था कहाँ, ये राजधानी में रहता था। और अन्य सेना कहाँ रखती थी? जो भारतीय शासक सहायक संधि को स्वीकार करते थे वो अपने राज्य में कहीं रखते थे, लेकिन जो ब्रिटिश रेजिमेंट था वो राजधानी में ही रहता था। दूसरी प्रमुख विशेषता सहायक संधि की यह थी कि इन राजाओं का विदेशी संबंध ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पीछे ब्रिटिश की सोच यह थी कि जो सहायक संधि स्वीकार करते हैं भारतीय राजा, वो पड़ोसी राज्यों के साथ गठजोड़ न बना पाए, क्योंकि अगर उन्होंने भारतीय राजाओं ने अनेक गठजोड़ बना लिए तो ब्रिटिश को आसानी से हरा सकते थे। तो उनकी यही सोच थी कि सबको अलग अलग बांटे रहो और राज करते रहो, क्योंकि जब बिखराव होगा, अलगाव होगा तो कमज़ोर रहेंगे और एकता हो जाएगी तो ताकतवर हो जाएंगे। तो यही उनकी सोच थी। अगली विशेषता प्रमुख यह थी, तीसरी, कि यह राजा बिना कंपनी की अनुमति के किसी यूरोपी को नौकरी नहीं दे सकते थे। जो भी भारतीय शासक सहायक संधि को स्वीकार करते थे वो बिना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के किसी यूरोपी को नौकरी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनकी ब्रिटिश की सोच थी कि वो यूरोपियन आएंगे तो भारतीय राजाओं को भड़काएंगे, क्योंकि यूरोप में भी जो अंग्रेज़ थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, उनमें तनाव था, संघर्ष था। चौथी विशेषता यह थी कि उपरोक्त सभी शर्तों को स्वीकार करने वाले भारतीय राजाओं को कंपनी प्रत्येक प्रकार से रक्षा का वचन देती थी। केवल वादा करती थी, बाकी उनको इतनी सुविधाएं मिलती थी। केवल एक वादा यह कर देती थी कि वे तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, तुम हमारी ये शर्तें मान लो। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं सहायक संधि की, इनको याद रखना है बस, ज़्यादा नहीं। 4 केवल विशेषताएं मुख्य हैं। और इसका प्रभाव या परिणाम क्या हुआ सहायक संधि का, उसको देख लेते हैं। तो उसके पहले यह देख लेते हैं कि सबसे पहले सहायक संधि किस भारतीय राजा या रियासत ने स्वीकार किया। तो सबसे पहले किया था हैदराबाद, उसके बाद किया मैसूर ने स्वीकार किया, मैसूर ने सहायक संधि को। उसके बाद किया था तंजौर ने, और तंजौर के बाद स्वीकार किया अपने अवध, यानी कि आज का जो यूपी है तो उस समय का अवध था, तो यूपी ने किया कब? 1801 में। ये दोनों कब किए? ये सब किए कब किए थे? 1799 में। साल एक ही था लेकिन महीना अलग अलग था। तो पहले मैसूर ने किया था, उसके बाद तंजौर ने किया था। तीसरे नंबर पर तंजौर, दूसरे नंबर पर मैसूर, चौथे नंबर पर अवध और पहले नंबर पर हैदराबाद। हैदराबाद ने कब किया था? तो 1798 ईस्वी में ही कर लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि वेलेस्ली ही सहायक संधि को सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया था, लेकिन इसको बहुत ही छोटे लेवल पे डुप्ले, फ्रांसीसी सेनानायक डुप्ले ने बहुत ही छोटे लेवल पे किया था, लेकिन इसको सिस्टमैटिक ढंग से लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था सहायक संधि को। इसलिए सहायक संधि की पहचान या सहायक संधि का प्रवर्तक लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है।
और देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका 9 प्रभाव मुख्य पड़ा था, इन 9 को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सहायक संधि का ब्रिटिश पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला कि सहायक संधि ब्रिटिश शासन को स्थापित करने में नींव का पत्थर बनी, क्योंकि भारतीय राजाओं ने कंपनी को अपना संरक्षक स्वीकार कर लिया। कंपनी को भारतीय राजाओं ने अपना संरक्षक स्वीकार कर लिया। और जब भी आप किसी को संरक्षक स्वीकार करते हैं आप अपना, तब आप यह मान लेते हैं कि वो हमसे श्रेष्ठ है। और जब भी आप मान लेते हैं कि वो हमसे श्रेष्ठ है, तब आप उससे लड़ नहीं सकते, और लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे, क्योंकि आप पहले से मान लिए कि ये मेरा संरक्षक है, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ है, तो इसलिए आप उससे लड़ नहीं सकते, और लड़ेंगे तो हारेंगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सहायक संधि का कंपनी में दूसरा ये प्रभाव यह पड़ा कि कंपनी को भारतीय राजाओं के खर्चे पर ही एक बड़ी सेना मिल गई। जो रेजिमेंट राजधानी में होता था और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजाओं के अन्य राज्यों में जो कंपनी की सेना होती थी, उनका खर्चा भारतीय राजाओं को ही उठाना पड़ता था, इसलिए उनको ब्रिटिश को फ्री में इतनी बड़ी सेना मिल गई। कंपनी पर तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, अब यह देख लेते हैं कि कंपनी पर तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि सहायक संधि के कारण कंपनी की सेना अपनी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे चली गई। युद्ध क्षेत्र कंपनी की सीमा से दूर था तथा उस पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता था। आर्थिक भार कंपनी पर क्यों नहीं पड़ता था, क्योंकि यह भार पड़ता था भारतीय राजाओं पर। और चौथा कि कंपनी को विदेशी खतरों से भी सुरक्षा मिल गई, क्योंकि भारतीय राजा बिना कंपनी की अनुमति के यूरोपीय लोगों को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच यह थी कि अगर ये यूरोपीय लोगों को नौकरी देंगे तो ये यूरोपीय भारतीय राजाओं को ब्रिटिश के खिलाफ भड़काएंगे, और हो सकता है कि भारतीय आसपास के राजाओं को एक गठजोड़ बना लें और ब्रिटिश को हरा दें। तो सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया था। कंपनी पर पांचवा प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में कंपनी मध्यस्थ बनकर अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। क्योंकि देखिए, अब मध्यस्थ उसी व्यक्ति को बनाते हैं जो आपसे ताकतवर हो, आप कमज़ोर को मध्यस्थ नहीं बनाते हैं। तो आप पहले से ही मान लिए कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसको अपना मध्यस्थ बनाए हैं। तो जब मान लिए कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। और छठा प्रभाव सहायक संधि का कंपनी के ऊपर क्या पड़ा कि कंपनी को बहुत सारा पूर्ण प्रभुत्व क्षेत्र मिल गया। उन्होंने इसका उपयोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने में किया, क्योंकि देख ही रहे हैं कि सबसे पहले देखिए हैदराबाद ने स्वीकार किया था, हैदराबाद दक्षिण में। फिर देखिए मैसूर किया, मैसूर कहाँ पे है, आधुनिक कर्नाटक में है। तंजौर स्वीकार कर रहा है, तंजौर कहाँ पे है, तंजौर है तमिलनाडु में। और अवध कर रहा है, फिर अवध 1801 में, अपना अवध आधुनिक यूपी, यानी कि यूपी से लेके देखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये सब कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र इन्हें मिल गया। तो ये 6 प्रभाव कंपनी पर पड़ा। और आगे देखते हैं कि जो भारतीय राजा सहायक संधि को स्वीकार किए उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय राजाओं पर सहायक संधि का क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव यह पड़ा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासक कंपनी के सामंत के समान हो गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता कंपनी को दे दी एवं बदले में सुरक्षा का वचन प्राप्त किया। दोस्तों, यानी कि सहायक संधि भारतीय राजाओं के लिए बहुत ही घाटे का सौदा थी। बहुत ही घाटे का सौदा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी एवं संप्रभुता ही दे दी, और बदले में क्या किया, सुरक्षा का वादा पाया कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो इतनी बड़ी घाटे का सौदा थी। दूसरा कि भारतीय राजाओं पर यह दूसरा प्रभाव पड़ा कि सहायक संधि ने उस सरकार को ही पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जिसकी सुरक्षा का वचन उन्होंने दिया था। भविष्य में उन्होंने ही उसे नष्ट कर दिया जिसकी सुरक्षा का वचन अंग्रेजों ने दिया था। भारतीय राजाओं को नष्ट कर दिया। और भारतीय राजाओं पर तीसरा प्रभाव क्या पड़ा कि भारतीय राजाओं को
अब बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति का भय समाप्त हो गया, इसलिए उनमें विलासिता एवं शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ी। विलासिता एवं शोषण की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ी कि पहले उन्हें भारतीय राजाओं को डर था कि अगर हम जनता का शोषण करेंगे तो वो विद्रोह कर देगी, लेकिन अब ये था कि हम शोषण भी करेंगे जनता का, तो अगर विद्रोह जनता करती भी है तो हमारी रक्षा करने के लिए अंग्रेज हैं, इसलिए उन्होंने जमकर शोषण किया और उनमें विलासिता की प्रवृत्ति भी आई, क्योंकि उन्हें आंतरिक विद्रोह या बाह्य आक्रमण का भय समाप्त हो गया। तो देखिए सहायक संधि, फिर अगला इसका थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है, मतलब क्या निष्कर्ष निकला इसका। तो सहायक संधि से पहले कंपनी अनेक भारतीय शक्तियों में एक थी, अनेक भारतीय शक्ति थी, मराठा थे और भारतीय रियासतें थी और अंग्रेज भी थे। तो सहायक संधि से पहले कंपनी अनेक भारतीय शक्तियों में से एक थी, किंतु अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई एवं यह व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में नींव का पत्थर बनी दोस्तों। क्योंकि जो भी भारतीय शक्तियाँ थीं, मान लीजिए मराठे थे, हैदराबाद था, मैसूर था टीपू सुल्तान वगैरह, और तंजौर, अवध, तो ये सब लोग तो ही सहायक संधि को स्वीकार ही कर लिए, यानी कि अंग्रेज़ों को अपना श्रेष्ठ, अपना माई बाप मान लिए, अपना संरक्षक मान लिए, तो फिर वो लड़ेंगे कैसे, सिलेंडर कर दिए एक तरह से। तो इसलिए अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई ब्रिटिश एवं यह व्यवस्था उनके साम्राज्य के विस्तार में नींव का पत्थर बनी, यह निष्कर्ष लिख देना है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, सहायक संधि में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 4 विशेषताएं उनकी याद रखनी है, मुख्य 4 विशेषताएं। और दूसरा, कंपनी पर 6 मुख्य प्रभाव क्या पड़ा वो ध्यान रखना है। जिन भारतीय राजाओं ने सहायक संधि को स्वीकार किया, उन भारतीय राजाओं पर 3 प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा, इस प्रकार 6-4-10-3 13 मुख्य बातें ध्यान रहेंगी, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और यह भी याद रखना कि सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने। और डुप्ले, छोटे लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर डुप्ले ने सहायक संधि को शुरुआत किया था, किंतु सहायक संधि को सुव्यवस्थित ढंग से वेलेस्ली ने ही किया था, इसलिए सहायक संधि की पहचान लॉर्ड वेलेस्ली से ही है। इन सब तथ्यों को बस ध्यान रखना है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।